सोचिए आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां कुछ सेकंड पहले तक गाड़ियां चल रही हैं, लोग अपने काम में लगे हैं, बॉर्डर पर आवाजाही हो रही है और फिर अचानक से सामने से पानी नहीं आता। पूरी की पूरी पहाड़ी जैसे आपकी तरफ दौड़ती हुई आती है, इतना तेज रफ्तार कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। 26 अगस्त की सुबह नेपाल के तिब्बत बॉर्डर के पास जो हुआ उसकी तस्वीरें देख के पूरी दुनिया हैरान है। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ी डरावने वाली बात किसी को बाढ़ नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तबाही के संकेत हमें पहले ही मिल चुके थे? क्योंकि जिस इलाके में आज तबाही हुई है वही लगभग 13 महीने पहले भी इसी तरह की घटना हो चुकी थी और इसके बाद वैज्ञानिकों ने खतरे को समझने की कोशिश भी की थी। तो फिर इस बार इतना बड़ा दुर्घटना क्यों? इस बार इतना बड़ा नुकसान क्यों? चलो पूरी कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको उस जगह पर ले चलते हैं जहां एक कहानी शुरू हुई। नेपाल और चीन के तिब्बत बॉर्डर के पास है रासुवाड़गढ़ी और तैमूर का इलाका। यही रास्ता चीन के साथ व्यापार करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसी रूट से कैलाश मानसरोवर जाने वाली यात्री भी आगे बढ़ते हैं। यानी एक ऐसी जगह जहां उस समय ट्रक वाले भी थे, मजदूर भी थी, सुरक्षा भी थे, सुरक्षा बल के जवान भी थे और यात्री भी मौजूद थे। फिर अचानक ऊपर की तरफ से पानी और मलबे की एक जबरदस्त लहर नीचे आई, इतनी तेज कि सड़कें, पुल, गाड़ियां और कई इमारतें उसकी चपेट में आ गई। सीसीटीवी में कैद कुछ वीडियो देख कर आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोगों के पास रिएक्शन देने तक का भी टाइम नहीं था। एक सेकेंड पहले जब सब कुछ नॉर्मल था और अगले ही पल सब कुछ पानी और मलबे के नीचे दब गया। अब सवाल है आखिर इतना पानी आया कहां से? क्योंकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस जगह ये बाढ़ सबसे ज्यादा तबाही मचा रही है वहां उस वक्त वैसी बारिश नहीं हो रही थी जिससे इतनी बड़ी बाढ़ की समस्या आ सके। यानी सवाल सीधा है, अगर नीचे इतनी बारिश नहीं हुई तो ऊपर से इतना पानी आया कहां से? और यहीं से कहानी पहुंचती है हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों तक। ऊपर ग्लेशियर है और उसके आसपास कई और मलबे से बनी झील बन सकती है और उनके आसपास बर्फ और मलबे से बनी झील बन सकती है। कभी कभी बर्फ या चट्टानों का बड़ा हिस्सा अचानक से टूट कर नीचे गिरता है जिससे पानी और मलबे का रास्ता रुक जाता है और पीछे पानी जमा होता रहता है और फिर जब पानी की फ्लो में रुकावट टूटती है तो पानी एक साथ नीचे की तरफ भागता है और इससे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी कि GLOF कहा जाता है। और इस बाढ़ की घटना में शुरुआती जांच भी ग्लेशियर के हिस्से के टूटने उसके बाद बने डेब्रिस ब्लॉकेज के अचानक टूटने की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन ध्यान रखिए इस घटना का एग्जैक्ट ट्रिगर अभी जांच का विषय है। यानी ये कहना जल्दबाजी होगी कि सिर्फ भूकंप ने ही सब कुछ किया है या सिर्फ ग्लेशियर ने ही सब कुछ किया है। अब जरा सोचिए उस पानी ने नीचे पहुंचकर क्या किया। सबसे पहले बॉर्डर का इलाका इसकी चपेट में आया, सड़कें टूटी, पुल बह गया, गाड़ियां बह गई, कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ, सुरक्षा बलों के जवान भी इसके चपेट में आ गए और कई लोग अचानक से लापता हो गए। फिर यही पानी नीचे की तरफ बढ़ता गया, भूटे कोसी और आगे त्रिशूली नदी के रास्ते में जो भी आया वो उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाया। और रेस्क्यू टीम के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कई जगहों तक पहुंचने का रास्ता ही खत्म हो चुका था। कई सड़कें नहीं थी, कहीं पुल नहीं था, कहीं कम्युनिकेशन नहीं था और कई जगह हेलीकॉप्टर उतारने तक की भी दिक्कत आ रही थी। दोस्तों आपसे एक जरूरी बात करनी है। बात यह है कि आप वीडियो को वॉच कर लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करने में सिर्फ आपको 1 सेकंड लगेगा। सब्सक्राइब बटन का दबाना है और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मतलब बचाने वाले लोग मौजूद थे लेकिन पहुंचने का रास्ता गायब हो चुका था। और इसी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है लापता लोग। शुरुआती रिपोर्टों में लगभग 400 यात्रियों को मिसिंग होने की बात सामने आई थी जिसमें 105 भारतीय नागरिक भी शामिल थे और इनमें कई लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़े हुए थे। और इसी वजह से इस घटना का असर भारत में भी बहुत ज्यादा महसूस किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, मिसिंग का मतलब यह नहीं होता कि उन सब की मौत हो गई है। बाढ़ के बाद रोड और कम्युनिकेशन टूटने की वजह से लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, कांटेक्ट खत्म हो चुका है। इसीलिए रेस्क्यू और वेरिफिकेशन के दौरान आंकड़े लगातार बदल रहे हैं और अभी सबसे जरूरी चीज है लोगों को सुरक्षित ढूंढना। लेकिन अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह पहली बार हुआ था? नहीं, 8 जुलाई 2025 को इस इलाके में एक बड़ी ग्लेशियर फ्लड आ चुकी थी और उस समय इसी रिवर सिस्टम में अचानक पानी आया था। नेपाल सरकार के डिजास्टर रिपोर्ट के मुताबिक उस घटना में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई थी और 19 लोग मिसिंग हुए थे। पुल टूटा था, सड़कें बर्बाद हुई थी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा था और सबसे महत्वपूर्ण बात उस घटना को सैटेलाइट डेटा और साइंटिफिक एनालिसिस के ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट से जोड़ा गया था। मतलब खतरा बिल्कुल नया
नहीं था। अब सवाल थोड़ा अनकंफर्टेबल है। अगर हिमालय में ऐसी घटना दोबारा हो सकती है, अगर पिछले साल भी इसी इलाके में ऐसी घटना हो चुकी है, तो क्या वहां वार्निंग सिस्टम और इमरजेंसी रिस्पांस को और मजबूत किया नहीं जाना चाहिए था? क्या रिवर वैलीज में ज्यादा इफेक्टिव साइरेंस होने चाहिए थे? क्या बॉर्डर के दोनों तरफ रियल टाइम डिजास्टर इंफॉर्मेशन शेयरिंग और बेहतर हो सकती थी? और क्या हाई रिस्क टूरिस्ट रूट पर यात्रियों को पहले से ज्यादा साफ वार्निंग मिलनी चाहिए थी? ये सवाल सिर्फ नेपाल से नहीं है, क्योंकि हिमालय सिर्फ नेपाल में नहीं है। यही खतरा भारत के हिमाचल प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, सिक्किम में भी है और दूसरे हिमालयन रीजन में भी है। 2021 में उत्तराखंड में भी एक बड़ी फ्लड ने सैकड़ों की जान ले ली थी। 2023 में सिक्किम में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट ने भारी तबाही मचाई थी। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं कि आज नेपाल में क्या हुआ, सवाल ये भी है कि कल हमारे हिमालय में क्या हो सकता है। और यहाँ क्लाइमेट चेंज की बात भी आती है। हिमालय तेजी से गर्म हो रहा है, ग्लेशियर पीछे हट रही है, नई ग्लेशियर लेक्स बन रही है और जैसे जैसे ये सिस्टम बदलते हैं, कुछ इलाकों में अचानक आने वाली ऐसी घटनाओं का रिस्क बढ़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर फ्लड सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से आता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज इस पूरे रिस्क को बढ़ाने का वाला फैक्टर जरूर हो सकता है। ठीक है, उसकी वजह बन सकता है, हो सकता है। और यही वजह है कि सिर्फ फ्लड आने के बाद रेस्क्यू करना काफी नहीं है। हमें पहले से पता होना चाहिए कि खतरा कहाँ है, किस रास्ते से पानी आ सकता है और सबसे जरूरी लोगों को वार्निंग कितनी जल्दी दी जा सकती है। क्योंकि पहाड़ से आने वाली ऐसी बाढ़ में शायद आपके पास घंटों का समय नहीं होता, कभी कभी कुछ मिनट में ही पूरी जिंदगी और मौत के बीच फर्क बन जाते हैं। नेपाल में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इंडिया समेत कई देश मदद की पेशकश कर चुके हैं और लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी है कि लोग लापता है, इन्हें जल्द से जल्द ढूंढा जाए। और इस पूरी घटना से हमें एक बात जरूर सीखनी चाहिए कि प्राकृतिक आपदा को रोकना हमारे हाथ में हमेशा नहीं होता है, लेकिन उससे होने वाले नुकसान कितना कम होगा उसकी तैयारी करना हमारे हाथ में जरूर है। क्योंकि बाढ़ कुदरत ला सकती है, लेकिन वार्निंग सिस्टम इंसान बना सकता है। और अगर खतरा पहले से पता हो तो कई बार कुछ मिनट भी सैकड़ों जिंदगियां बचा सकते हैं। अब आप बताइए, नेपाल में जो हुआ इससे सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा मानना चाहिए या फिर सवाल वार्निंग सिस्टम पर भी उठना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो सब्सक्राइब करके हमें आगे बढ़ाइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में और किसी और में सीधे मुद्दे की बात करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल।